प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, उन सब के बारे में बता दिया था। ठीक है। और साथ में मैंने आपको 4 टाइप, स्पिन, मैग्नेटिक और प्रिंसिपल और एजीमुथल, चारों क्वांटम नंबर बता दिया था। उसका रिप्रेजेंटेशन भी बताया था और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी बता दिया था। ठीक है। आज नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। आपके एग्जाम में अक्सर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका टॉपिक है आज का, वो है आपका पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। तो देखिए, 1925 पे एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, पाउलीस था। ठीक है। पाउली ने इन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए एक प्रिंसिपल गिव किया और उनके नाम के बेसिस पे उसको क्या बोला गया, पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला गया। पाउलीस ने ये कहा कि देखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑल फोर क्वांटम नंबर। मतलब कभी भी अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सेम क्वांटम नंबर को क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रुकिए, वो क्या नहीं कर सकते बोला गया, सेम क्वांटम नंबर। मतलब दो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ऐसा किसने कहा, पाउलीस ने कहा। अब किस बेसिस पे कहा, उसका एप्लीकेशन आप लोग देख लीजिए कि किस बेसिस पे इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिया गया है और इस दोनों इलेक्ट्रॉन में जो हमारे एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी ली गई है, एन इज इक्वल क्या लिया गया है, 1 लिया गया है। तो एन माइनस 1 अगर करेंगे तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। या फिर अगर हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और एस का वैल्यू, अब देखो एस का वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई के शेल होगा, मतलब एक ऑर्बिट प्रेजेंट है, एक ऑर्बिट प्रेजेंट है, ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म पे किया जाता है, आगे चल के आप देखोगे। और एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। तो अगर इस ऑर्बिट की मैं बात करूं, जिसको यहाँ पे के शेल के फॉर्म पे डिनोट किया गया है, तो इस ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन का अगर क्वांटम नंबर देखोगे तो एन का वैल्यू तो 1 होगा, एल का वैल्यू 0 होगा, जिसके बेस पे एम का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू 0 क्यों होगा, क्योंकि m का वैल्यू एक ही आएगा ना। आप सभी जानते हैं 12 प्लस आप क्या करोगे, 1 करोगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, एक वैल्यू आएगा। और वो एक वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर मैंने उसको माइनस से स्टार्ट किया होगा तो मुझे -1 करना पड़ेगा, देन 0, फिर +1 करना पड़ेगा। तो इस वजह से एक सिंगल वैल्यू के लिए क्या कर दिया गया है, 0 रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, ये बताया गया है। ठीक है। तो ये जो एक वैल्यू आएगी और ये जो एक वैल्यू आई, ये कहां से कहां तक होती है, -L से +L तक होती है। तो L का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर अ m उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो m का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन में या एक सेल पे मैक्सिमम कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसको देखिएगा। हाँ, तो देखो, एक के अंदर या ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करूं, आप लोगों को जल्दी ऐड होना चाहिए, बार बार आप लोग ऐड होते रहते हैं, मुझे प्रॉब्लम होता है इससे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी के लिए अगर l का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। और m का वैल्यू, अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आपके लिए जो s का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। s का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, देखिए एन, एल और एम का वैल्यू 0 हो गया। अब एस का वैल्यू क्या हो सकता है, हमने देखा था स्पिन क्वांटम नंबर, या तो प्लस हाफ हो सकता है या तो माइनस हाफ हो सकता है। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर कोई
एरो आपका इस डायरेक्शन पे है, जिसको हम नॉर्मली इस फॉर्म पे लिखते हैं, अपवर्ड एरो को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है, +½ लिखी जाती है। और कोई एरो डाउनवर्ड के फॉर्म पे होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो उसको किस फॉर्म पे लिखा जाता है, -½ के फॉर्म पे। तो अगर एक सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को, आपने बोरबरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। समीक्षा को ऐड होने बोली है, उनको मैंने ऐड कर दिया है, फिर भी वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे लिए, फॉर अ स्पिन +½ हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जो वैल्यू मिली है वो क्या क्या मिली है, n का वैल्यू 1 मिला है, l का वैल्यू, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू क्या, +½ ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ जो कि फर्स्ट सेल में प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए ये सारा वैल्यू तो सेम हो जाएगा, n = 1 आएगा, m = 0 आएगा, L = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और S = क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है डाउनवर्ड एरो पे। उस डाउनवर्ड एरो को किसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, -½ के फॉर्म पे क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी जो 4 क्वांटम नंबर है वो क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये तीनों सेम भी हो गए, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि स्पिन को बताएगा, अगर एक ऑर्बिट के अंदर वो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तभी वो स्टेबल कंडीशन को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसके लिए जो वैल्यू हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड अ +½ और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसके लिए जो वैल्यू लेते हैं वो हमारा क्या होता है, -½ तो +½ को हम अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, और जो हमारा -½ होता है उसको डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। और इसी वजह से एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है वो इस फॉर्म पे लिखा जाता है। ये जो एरो आपको दिख रहा है ये अपवर्ड एरो है, और इसके साइड वाला जो है ये किसको बता रहा है, डाउनवर्ड एरो को बता रहा है, ठीक है। तो इसी को पाउली नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करके बताया, और इसी को हम स्पिन कपल थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब अपोजिट जो स्पिन होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, कपल करेंगे। आप सभी जानते हो कि अगर सेम फॉर्म पे होगा तो सेम चीजें क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को रिपल कर जाएंगी, और डिफरेंट चीजें होंगी तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, अट्रैक्ट कर जाएंगी। तो अट्रैक्ट करके ये जो होता है, ये जो ऑर्बिट मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड अ स्पिन कपल। स्पिन कपल बोला जाता है इनको, जो कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो इसको स्पिन कपल थ्योरी भी बोला जाता है, साथ में पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोला जाता है। और इस प्रिंसिपल का मेन मोटिव क्या है कि एक शेल या एक ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कभी भी जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर होगा वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी जाए, तो जो 4th क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर +½ में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी का क्या हो जाएगा, -½ में हो जाएगा। और इसी को इस पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में 1925 में जो हमारे पाउली नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, जिसको हम स्पिन कपल थ्योरी के फॉर्म पे या पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के फॉर्म पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एग्जाम में जब आपको ये पूछा जाएगा तो आपको इसका डिफाइन लिखना होगा, जो कि आपके बुक पे दिया हुआ है। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं have the same value of 4 क्वांटम नंबर, उनका जो 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वो कभी भी सेम नहीं होता। अगर आपका n, l और m इन तीनों का वैल्यू सेम हो भी जाए तो s का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसके लिए वैल्यू हो जाती है +½ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसके लिए वैल्यू हो जाती है -½ और इन्हीं दोनों अपोजिट वैल्यू की वजह से एक ऑर्बिट के अंदर 2 अपोजिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्पिन कपल थ्योरी के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका स्पिन कपल थ्योरी हो जाता है। अब इसमें देखो एक टेबल गिव किया गया है। ये टेबल आपको क्या बता रहा है 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में, वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। इन चीजों को अच्छे से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल दिया गया है। टेबल एनर्जी सेल आपका क्या है, एक बार के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है, ठीक है। और ये किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, जो 2n² आपने फॉर्मूला पढ़ा था बोरी बड़ी स्कीम में, आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने 8 रह सकते हैं, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 रह सकते हैं। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप इसको पढ़ लिया है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। तो देखो अगर मुझे के सेल के लिए 4 क्वांटम नंबर निकालना है, तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम सभी जानते हैं कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया गया है इन सब सेल और इन अ शेल, ठीक है। सब सेल और सब सेल पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है, और साथ में जो सब सेल है आपका वो क्या है 1s है, ठीक है। तो सब सेल को कैसे बनाया जाता है, मैंने बोला था कि 4 टाइप के आपके सब सेल्स हो सकते हैं, एस पी डी और एफ, इतने टाइप के आपके सब सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर अगर एन का वैल्यू 1 होता है तो एक आपका क्या हो जाएगा मेन सेल हो जाएगा, और इस सेल के अंतर्गत जो सब सेल आ रहा है वो कौन सा है आपका एस सब सेल आएगा, ठीक है। और एक एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है कि इन सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसी से मिलके हमारा क्या बनेगा शेल बनेगा। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किसमें प्रेजेंट होंगे सेल में प्रेजेंट होंगे। तो उनके लिए जो क्वांटम नंबर्स है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी -½ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं एल सब सेल पे। एल सब सेल पे भी मैक्सिमम देखिए कितना सब सेल आता है। एल हमारा एक सेल है जिसके लिए सेकंड सेल है ये हमारा, और इस सेकंड सेल के अंदर जो सब सेल आता है वो भी एस है, तो हम उसको किस फॉर्म पे लिखेंगे 2s के फॉर्म पे लिखेंगे। तो इसके लिए 4 क्वांटम नंबर निकालो, एन एल एम और एस। तो अब देखो इसमें n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2। एल का वैल्यू कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सभी के लिए जो n-1 है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था 0 1 2 3, और इसी को एस पी डी और एफ के फॉर्म पे लिखा जाता है जो कि सब सेल के नंबर का इंडिकेशन करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है एस लिखा है, और एस का वैल्यू कितना है 0, तो एल का वैल्यू क्या लिख दोगे यहाँ पे 0 लिख दोगे, ठीक है। और इसके बाद m का वैल्यू, अगर आपका L 0 है तो ऑब्वियसली सी बात है आपका m भी क्या होगा 0 होगा, और s का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा -½ हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है कि जो सेकंड सेल है उसके अंतर्गत एक ये सब सेल आ गया S वाला, अब सेकंड सेल में और एक सब सेल आता है दैट इज कॉल्ड अ P, जिसको हम प्रिंसिपल के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। एस का मैंने बता दिया। सेकंड बोल रहा है कि 2p का जो सब सेल है वो भी इस सेकंड सेल के अंतर्गत आता है, मतलब अगर L का वैल्यू 2 है दैट मींस इसके अंतर्गत कितने सब सेल आएंगे 2 सब सेल आएंगे, ठीक है। 2 सब सेल कौन कौन से, एक 0 आएगा और दूसरा 1 आएगा। जो 0 होगा वो S होगा, जो 1 होगा वो आपका P होगा। वही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये 2 वैल्यूज हो गई, और मेन सेल जो है वो कितना है 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 भी लिख दिया। अब इसके लिए आप n l m और s की वैल्यू निकालो, तो n के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। l के लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी दी हुई है 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1। m के लिए अब आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज l का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे 2l + 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1, तो 2 1 + 2 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। मतलब
m का वैल्यू कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये 3 डिपेंड करता है -L2 प्लस L तक। अब L का वैल्यू कितना है, 1 है, तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या क्या आएगा, -1, 0 और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और s का वैल्यू इस -1 के लिए अलग होगा, 0 के लिए अलग होगा, और साथ में जो हमारा +1 है उसके लिए अलग होगा। या हो सकता है +हाफ हो, या फिर हो सकता है हमारे पास क्या हो, -हाफ हो। वो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हमको उसके बारे में क्या होगा, पता चलेगा। यही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर तो हो रहा है ना ये, या फिर आपको डाउट आ रहा है, ये बताइए, क्योंकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको होल क्वांटम नंबर समझ नहीं आएगा। बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी पूछ लीजिए, बाकी की क्लास में हम नहीं करेंगे इसके बारे में। क्लियर है मैम। क्लियर है आपको? एक क्वेश्चन दूं मैं दिया, सॉल्व करोगे? यस मैम। हाँ चलो मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ ठीक है, चलो देखो, इसमें ना इसको पढ़ने के लिए ही मैंने सबसे पहले आपको सोमरफील्ड का कॉन्सेप्ट बताया था। उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ, फर्स्ट से बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो आपका KLMN ये जो होता है, ये आपको समझ आता है ये है क्या, बताते जाइए, बताइए। यस मैम। हाँ, आयुषी और किसी ने पूछा था, बताओ। यस मैम। समझ आता है? ठीक है, तो देखो, ये अगर समझ आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कि हमारा एक क्या है, ये सारा सेल है। ठीक है, ये सारा क्या है, सेल है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इस सेल के अंतर्गत बहुत सारे क्या आते हैं, सब सेल आते हैं। और वो सब सेल कितने टाइप का हो सकता है, S, P, D और F, इतने टाइप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे एक सब सेल के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर मेरे पास K का वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल के अंतर्गत केवल एक सब सेल आता है, वो सब सेल क्या है, S है। ठीक है, अब L मेरा क्या है, सेकंड है, सेकंड सेल है। अब इस सेकंड सेल के अंतर्गत कितने सब सेल आएंगे, 2 सब सेल आएंगे, एक S आएगा और दूसरा क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, अब M का वैल्यू, ये मेरा थर्ड सेल है, तो इस थर्ड सेल के अंतर्गत कितने सब सेल आएंगे, 3 सब सेल आएंगे, S आएगा, P आएगा और क्या आएगा, D आएगा। ठीक है, और अगर N का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये फोर्थ सेल है, तो इसके अंतर्गत कितने सब सेल आएंगे, S आएगा, P आएगा, D आएगा और F आएगा। समझ रहे हो? मतलब फर्स्ट सेल में केवल एक सब सेल आता है, सेकेंड सेल में 2 सब सेल आते हैं, थर्ड सेल में 3 सब सेल आते हैं और फोर्थ सेल में 4 सब सेल आते हैं। तो आपको सेल और सब सेल में डिफरेंस पता चला? बताइए। यस मैम। क्लियर है? हाँ, तो अब इस सब सेल के बेसिस पे आपको क्या पता करना है, 4 क्वांटम नंबर पता करना है। ठीक है, तो इस 4 क्वांटम नंबर को पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये फीलिंग सीखना है तो आपको वो भी जानना पड़ेगा, तो वो भी बता देती हूँ। ये सब सेल का डिफरेंस पता चल गया। तो अगर मैं कहीं पे S लिखती हूँ तो ये एक तरीके का सब सेल है। ठीक है, अब इस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? ठीक है, तो फर्स्ट सेल का ये सब सेल है, फर्स्ट सब सेल। तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर फॉर्मूला, अगर n का वैल्यू 1 होता है
2n स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाए तो ये 1 का स्क्वायर करो 1 आ जाएगा और 2 इंटू 1 इज इक्वल कितना होता है 2। मतलब इस एस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब दूसरा सब सेल हम लेते हैं। दूसरा सब सेल मेरे पास S और P है। ठीक है, ये कब होगा जब मेरे पास सेकंड सेल होगा तब होगा। तो इसके लिए अगर 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 टू जा कितना आया 8 आया। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि S पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया S के पास। तो बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब P के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जो हमारा सेकंड सेल का सब सेल होगा उसमें S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है। अब बात करती हूँ मैं थर्ड सब सेल की। तो थर्ड सेल में कितने सब सेल आते हैं पूछा जाएगा। तो 3 सब सेल आते हैं, एक S आता है, एक P आता है और एक क्या आता है आपका D आता है। अभी मैंने बताया थर्ड सब सेल में। तो थर्ड सब सेल का फॉर्मूला लगाओ 2n स्क्वायर पे थर्ड सेल का। तो 2 इंटू क्या लिखोगे आप 3 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 3 3 सा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। 9 टू सा कितना हुआ 18 हुआ। ठीक है, अब देखो S पे कितना आ सकता है मैक्सिमम 2 आ सकता है तो मैंने 2 लिख दिया। P पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 6 आ सकता है तो मैंने 6 लिख दिया। अब मेरे पास बचा कितना 10 बचा ना, तो D के पास मैक्सिमम कितना आ सकता है 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, मतलब बोरबरी स्कीम वही है, फर्क क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल में ना करके कहाँ पे किया जा रहा है सब सेल में किया जा रहा है। इस बात को मेमोरी पे रखिएगा। अब देखो ये तो मैंने बात किया थर्ड सेल का। अब फोर्थ सेल में कितने सब सेल आ सकते हैं। तो फोर्थ सेल में हमारा S आ सकता है, P आ सकता है, D है और क्या है F है। ये 4 हमारे सब सेल्स आ जाएंगे। जब 4 सब सेल्स आ गए तो देखो इसके लिए वैल्यू कैसे निकालोगे 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। अब 4 हमारा क्या है सेल है तो 4 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। 4 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास बताइए। 4 4 जा आपके पास हो जाएगा 16। 16 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 32 होगा। इतना ही होगा ना। अब देखो ये 32 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो। S पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 2, P पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 6, D पे कितना आ सकता है 10। अब इतना निकाल दिया तो बचा मेरे पास कितना ये बताइए कितना बचा हमारे पास। आई थिंक 14 बचा। ये 18 है और ये यस 14 है, मैम। दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो 32 होगा ना बेटा। तो कितना बचा 14 बचा। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। यस मैम। ठीक यस है, मैम। ये यस मैम। करने के बाद अब मुझे पता चल गया कि मेरे एक सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। S में कितना आ सकता है हमने देखा S में मैक्सिमम 2 आ सकता है, P में मैक्सिमम 6 आ सकता है, D में मैक्सिमम 10 आ सकता है और F में मैक्सिमम कितना आ सकता है 14 आ सकता है। इतना बात मेरे को पता चल गया हर एक सब सेल का। अब देखो सपोज आपको पूछा जाएगा कोई सेल का नंबर देके, एक S का बता रही हूँ, एक P का बताऊंगी, एक D का बताऊंगी और एक F का बताऊंगी। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो जैसे कहीं पर लिखा है कॉन्फ़िगरेशन अगर निकाला तो 1s2 लिखा है। ठीक है, ये 1 क्या बता रहा है मेरे सेल के नंबर को बता रहा है, ये S क्या बता रहा है सब सेल को बता रहा है और ये 2 क्या बता रहा है सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 4 क्वांटम नंबर निकालो N, L, M और S। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमारा सॉरी ये अजीमुथल है, ये मैग्नेटिक है और ये स्पिन है। ठीक है, सारी की वैल्यूज निकालते हैं। तो देखो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा है 1 तो यहाँ पे लिखोगे 1। ठीक है, l का वैल्यू कितना होगा किस फॉर्मूला से निकालोगे 0 1 2 3 और नीचे लिखोगे S P D और F।
तो s का वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे लिखोगे 0। और m का वैल्यू अगर l 0 हो गया तो m का वैल्यू भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सब सेल में प्रेजेंट है जिसको हम इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं किसको है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैसे डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो स्पिन है वो क्या हो जाता है, माइनस हाफ हो जाता है। तो इसके लिए इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो n का वैल्यू है वो 1 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू भी 0 है और s का वैल्यू क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने s वाले के लिए बताया। अब इसी का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे लिखा है आपके पास इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, जो एक समझाया उसी से रिलेटेड आपके पास लिखा है 2s2। अब इसका आप मुझे बताओ 4 क्वांटम नंबर n, l, m और s। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका 4 क्वांटम नंबर बताओ। n की वैल्यू 2 होगी हाँ, और l की वैल्यू ऐसे तो 0 होगी हाँ, और फिर m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी अगर l की वैल्यू 0 है तो। हाँ, और s की वैल्यू -1/2। माइनस का लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पे, है ना। हाँ क्लियर है, बाकी स्टूडेंट बताइए। रिया ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी यस बताइए। मैम। यस मैम। मैम एन में आयुषी 2 बताओ। होगा। हाँ हाँ आयुषी बताओ, डाउट कहाँ पे आया। मैम एस वाले में। एस वाले में, वही तो देखो, ये फॉर्मूला आप नहीं समझ रहे हो बेटा। एस वाले में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, देखो मैंने क्या बोला, पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो और फिर इसको सेपरेट करो। एस पी, उसी के नीचे लिखना एस पी डी और एफ। तो यहाँ पर एस के ऊपर कितना लिखा है, 0 लिखा है ना। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, एस है। तो एस का वैल्यू क्या लिखोगे आप, एल जो दिया हुआ है उसके लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसी को आपको लिखना है। मतलब ये 0 जो वैल्यू आप देख रहे हो ये क्या बता रहा है, ये जनरली उस सब सेल का क्या नंबर है वहां पर उस वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2s के जगह अगर क्या लिखा होता, 2p लिखा मैम मैं होता, वो तो नहीं यहाँ पूछी पर हाँ हाँ बोलो। थी। मैं नीचे जो एम के नीचे एस लिखा है उसकी वैल्यू 1/2 कैसे आई वो पूछ रही थी। वही बताया मैंने कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से और एक को रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, और ये आ किसके अंदर रहे हैं, एक ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं, एक ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं। तो आधा पोर्शन इसका हो गया, आधा पोर्शन इसका हो गया। ठीक है, और ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, अपोजिट है तो आधा पोर्शन प्लस आपका होगा और आधा पोर्शन क्या होगा, माइनस आपका होगा। तभी ये दोनों एक ऑर्बिट के अंदर हैं, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, रिपल करने लगेंगे ना। तो इस वजह से अपवर्ड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे होते ना तो इसको भी मैं प्लस आप लिखती और इसको भी प्लस आप लिखती, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके लिए प्लस आपका सिंबल लगाते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे कोई अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके लिए हम माइनस हाफ का सिंबल लगाते हैं। अगर मैं दोनों में प्लस हाफ लगा दूं तो होगा क्या, इसको भी मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में इस एरो को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्बिट में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन पोर्शन को अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट के अंदर आधा पोर्शन ही होगा ना, तो इस वजह से उसको हाफ लिया जाता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि दोनों का स्पिन जो है वो अलग है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन प्लस से और एंटी क्लॉक का रिप्रेजेंटेशन माइनस से, समझ गए। इस वजह से यहाँ पे लिखा जाता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। क्लियर है आयुषी। यस मैम अब आ गया। अब आ गया, चलिए आप लोगों की दे रहे हो ना, इंग्लिश की क्लास होगी अभी तो इसलिए क्लास आज खत्म करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी टॉपिक को। ठीक है, चलिए। यस मैम।